स्वागत है सभी प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल पर। हमने अब तक क्लास 6 के विज्ञान की बुक जो जिज्ञासा है एनसीईआरटी द्वारा प्रीफर्ड है उसके 8 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज हम देखते हैं अध्याय 9। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले हमारी वीडियो देखें, पसंद आए तो लाइक करके जाएं और चैनल को आने वाली सभी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी का सामना अपनी कक्षा के विषयों को समझने के लिए ना करना पड़े। तो करते हैं अध्याय 9 का प्रारंभ। दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां। पृथक्करण का मतलब होता है सेपरेशन। कोई जो दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें जब मिक्स हो जाती हैं एक दूसरे में तो उनको अलग अलग करने के क्या क्या विधियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कबीरदास जी के दोहे से। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। जिस प्रकार से सूप द्वारा अनाज रख भूसे को उड़ा दिया जाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति गुणों को धारण कर दोषों का परित्याग करते हैं। मल्ली और उसकी बहन वल्ली हैं, अपनी गर्मियों की छुट्टियों को लेकर बहुत उत्साहित हैं। आप भी होते होंगे उत्साहित जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती होंगी। उनके माता पिता ने भारत के विभिन्न भागों में रह रहे अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने की एक योजना बनाई, प्लान बना लिया। वे सदैव अपने मित्रों और रिश्तेदारों के संपर्क में तो रहते ही हैं। आप जानते हैं आजकल मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल हो लैपटॉप हो उसके माध्यम से वीडियो ऑडियो कॉल के थ्रू सभी एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। क्या आप भी अपने प्रियजनों के संपर्क में रहते हैं? तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है बुक के माध्यम से कि आप भी अपने प्रियजनों के संपर्क में रहते हैं। अगर रहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस माध्यम से रहते हैं। उनका पहला पड़ाव क्या है? हरियाणा, जहां मल्ली और वल्ली की नानी जी का घर है। उनका बड़े बड़े खेतों से जो घिरा हुआ घर है। वे आंगन में जमा विभिन्न प्रकार के अनाजों की ढेरियां देखकर खुश हो जाते हैं। उन्होंने जाकर के क्या देखा कि उनकी नानी जी के घर पर आंगन में बहुत सारा अनाज था और वो ढेरियां बनी हुई थी। उनकी मामी जी और मामा जी समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ अपने हाथों से चावल और गेहूं जैसे अनाजों से छोटे कंकड़ और भूसी अलग करने में व्यस्त थे। आपने देखा होगा जब हम खेतों से क्या लेकर आते हैं, अनाज लेकर आए या चावल लेकर आए, तो उनमें कुछ अनवांटेड एलिमेंट यानी कि भूसा वगैरह मिक्स रह जाता है या कंकड़ होते हैं छोटे छोटे, वो मिक्स रह जाते हैं। तो उसे खाने योग्य बनाने के लिए क्या करते हैं, उनको कंकड़ों को या भूसे को अलग करते हैं। आप देख रहे हैं कि मल्ली के नाना नानी जी वाला परिवार पूरा लगा हुआ है क्या करने में, इन कंकड़ों को और भूसे को अलग करने में। मल्ली और वल्ली यह जानने के लिए उत्सुक हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है। उनकी नानी जी उनकी जिज्ञासा को देखकर समझती हैं और समझाती हैं। हम इन कंकड़ों को इसलिए निकाल रहे हैं कि यह अनाज क्या हो जाए, पकाने योग्य हो जाए और जिससे कि हमें खाने में कोई परेशानी नहीं आए। वे घर के आसपास के क्षेत्र में घूमते हैं। खेतों और मवेशी मवेशी जानते हैं आप, पशु जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह, उन्हें देखते हैं। उन्हें व्यस्त रखने के लिए नानी जी उन्हें आंख बंद करके अनाज से छोटे टुकड़े जो हैं कंकड़ के, उन्हें चुनने की चुनौती देती हैं, जिससे कि क्या करें, वो नानी जी के या उन परिवार के सदस्यों के काम में डिस्टरबेंस ना करें। अब आते हैं किसी ठोस मिश्रण, वह पदार्थ यानी मिश्रण क्या होता है, वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं, जैसे कि गेहूं या चावल। किसी ठोस मिश्रण में से हाथ द्वारा छोटे कंकड़ और भूसी अलग करने की प्रक्रिया हस्तचयन कहलाती है। यह कणों के आकार, रंग और आकृति के अंतर के आधार पर किया जाता है। कणों का आकार कई बार बड़ा छोटा हो जाएगा तो हम अपने सुविधा के अनुसार उसे निकाल सकते हैं जो गंदगी है। रंग भी अलग हो सकता है और उनकी आकृति के अनुसार भी हम उसे अलग छांट सकते हैं जो भी गंदगी है। यदि पृथक किए जाने वाले कण कम मात्रा में हो, पृथक मीन्स अलग किए जाने वाले, उसमें से जो निकाल रहे हैं हम गंदगी, वो कण कम मात्रा में हो तो सहजता से उठाए जा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो हाथ से छांटना एक सुविधाजनक विधि सिद्ध हो सकती है। दोपहर के खाने में मल्ली और वल्ली को गर्मा गर्म पुलाव परोसा जाता है।
पुलाव खाते समय नानी जी देखती हैं कि मल्ली पुलाव में से साबुत काली मिर्च निकालकर प्लेट के किनारे रख रहा है। ये मल्ली है, ये सामने, शायद इसे काली मिर्च पसंद नहीं है, इसका टेस्ट बिगाड़ रही है। वल्ली मजाक में कहती है, वाह, यही हाथ से चयन करने की विधि है। अच्छी है ना। नानी जी उन्हें काली मिर्च के लाभ बताती हैं और मल्ली को इसे खाने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं, एनकरेज करती हैं कि बेटा मिर्च, ये जो काली मिर्च है हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं, इसलिए डाली गई हैं, तो आप इन्हें भी खाइए। आगे देखते हैं। कुछ समय पश्चात उनके मामा जी उन्हें खेत में ले जाते हैं, जहां वे काटे गए गेहूं के पूलों के गट्ठरों का अवलोकन करते हैं। कुछ पूलों को धूप में सुखाने के लिए फैलाया गया है। दोनों एक एक पूला उठाते हैं और उसमें लगे अनगिनत दाने देखते हैं। आपके सामने ये देखा, गेहूं के पूले में दाने लगे होते हैं। कुछ किसान पूलों को एक बड़े लकड़ी के लट्ठे पर यहाँ पीट रहे हैं। जिज्ञासावश वल्ली मामा जी से पूछती है, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप भी कुछ देखते होगे तो आप भी पूछते होगे अपने घर के बड़ों से। मामा जी समझाते हैं, वे दाने पृथक करने के लिए फूलों को पीट रहे हैं। दाने जो लगे हुए हैं इन गेहूं पर, इन्हें क्या कर रहे हैं, इन्हें निकाल रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं। फूलों से दाने पृथक करने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेशिंग। किसान कड़ी मेहनत करते हुए अपने काम का आनंद लेते हैं। समय समय पर वे अपने काम के साथ लय में लोकगीत भी गाते हैं, यानी गाने भी गाते हैं। वहाँ के परंपरागत जो गीत होते हैं उन्हें गाते हुए अपना काम करने में तल्लीन हैं। अनाज के लिए किए गए दाने भूसे की ढेरियों में मिल जाते हैं। वल्ली फुसफुसाते हुए मल्ली से कहती है, क्या किसान इतनी सारी भूसी में से अनाज निकालने के लिए उसे हाथ से छांटेंगे, क्योंकि दाने और भूसा मिक्स हो गया? वह सोचती है, किसानों को इन्हें अलग करने में कितना समय लगेगा अगर एक एक दाने को निकालेंगे तो। आइए वल्ली द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए क्रियाकलाप कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपने क्षेत्र के जो लोकगीत हैं उन्हें भी खोज सकते हैं। क्रियाकलाप क्या है? मुट्ठी भर भुनी हुई मूंगफली के दाने लें, उन्हें अपनी हथेलियों के बीच में रगड़ें। क्या होता है? क्या मूंगफली के दानों से छिलके पृथक करना संभव है अगर छिलका एक एक करके बीने तो? नहीं है ना। अब क्या करें, इसमें फूंक मार दें। आप क्या देखते हैं, फूंक मारते ही जो हल्का हल्का दाना है वो क्या हो गया, दाना नहीं, हल्का हल्का जो छिलका है वो क्या हो गया, उड़ गया, और जो भारी दाना है वो वहां पर बचा रह गया। अब कह रहे हैं हटाए गए मूंगफली के छिलके और मूंगफली के दानों में से कौन सा भाग उड़ जाता है? हल्का भाग उड़ जाता है, छिलके उड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि फूंक मारने से भारी भाग से हल्के भाग अलग हो जाते हैं। आपके विचार में किसान इतनी सारी भूसी से अनाज कैसे अलग करते हैं फिर? तो आपको आइडिया तो लग गया होगा कि हवा क्या कर रही है, यहाँ पर हल्के वाले भाग को अलग कर रही है। परंपरागत रूप से किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को अलग अलग करने के लिए सूप, जो आपके सामने चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, बांस से निर्मित होता है एक पात्र, इसका उपयोग करते हैं। अगले दिन उनके नाना जी उन्हें यह प्रक्रिया दिखाने के लिए खेतों में ले जाते हैं। मल्ली और वल्ली देखते हैं कि खेत में एक किसान ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। किसान उस सूप को उसमें, यानी जो थ्रेश किया गया था, थ्रेश किए गए दाने जो हैं जिसमें गेहूं के, उन्हें वायु की दिशा में क्या कर रहा है, किसान हिला रहा है। आप देख लो, हवा चल रही है इधर की डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, वो खड़े हुए हैं, और जो हल्का भूसा है ये उड़कर आगे जा रहा है और जो भारी दाना है वो गिर रहा है वहीं के वहीं। क्या निष्कर्ष निकालते हैं आप? गेहूं के दाने और भूसी दोनों अभी अब एक ही स्थान पर गिरते हैं। ये गेहूं के दाने और भूसी में से कौन से अवयव उड़कर दूर जाता है? क्या पवन दो अवयवों को पृथक कर सकती है? पवन मीन्स बहती हुई हवा जो होती है, चलती हुई। और इस चीज को क्या कहेंगे, ओसाई या विनोइंग। हवा के माध्यम से अगर हम कोई चीज अलग कर रहे हैं, भारी से हल्की को, मिश्रण में से भारी और हल्के अवयवों को हवा या फूंक मारकर पृथक करने की ये विधि ओसाई या विनोइंग कहलाती है। क्या आपने अपने घर पर इस प्रकार की प्रक्रिया को होते हुए देखा है? ये होता था काम पहले, जो अभी थ्रेशिंग
देखा था आपने और विनोइंग देखा था। अब आजकल क्या है वो देख रहे हैं। तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप थ्रेशर नामक एक थ्रेशिंग मशीन निर्मित की गई है जो आपके सामने है। ट्रैक्टर के माध्यम से अब ये चलती है वर्तमान में। पहले ये बिजली की मोटरों से चलती थी। इन मशीनों का उपयोग पूलों से भूसी और अनाज के दानों को अलग करने के लिए किया जाता है। ये मशीनें थ्रेशिंग और ओसाई दोनों कार्य एक साथ करती हैं। एक तरफ से इसमें क्या लगाते हैं, पूले लगाते हैं, अंदर ही अंदर गेहूं निकल आता है और भूसा बाहर निकल जाता है और गेहूं को हम नीचे से इकट्ठा कर लेते हैं और जो साफ होता है। अगले दिन मल्ली और वल्ली अपने पिताजी के मित्र घनश्याम से मिलने के लिए कहाँ चले गए? अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ ली उन्होंने। वल्ली अपने मामा जी से यात्रा के लिए मीठी पूरी बनाने का अनुरोध करती है। बल्ली कहती है, क्या करिए वल्ली, क्या मैं गेहूं का आटा गूंथने में आपकी सहायता करूं? तो मामी जी क्या कह रही हैं, आटे से कोई भी व्यंजन तैयार करने के लिए पहले हमें आटे में विद्यमान चोकर निकालना पड़ता है। तो चोकर कैसे निकालेंगे, हम इसे कैसे करते हैं? वल्ली ने पूछा। मामी जी कह रही हैं, हम इसके लिए चालनी का प्रयोग करते हैं। चालन से आटे के बारीक कण जो है वो चालनी के छिद्रों में से निकल जाते हैं, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। बड़े कण जैसे चोकर और छोटे कंकड़ क्या होते हैं, चालनी में ऊपर रह जाते हैं। तो नीचे क्या हो गया, साफ आटा निकल आया और ऊपर जो उसमें चोकर वगैरह था या छोटे कण थे वो क्या रह गए ऊपर, यानी छोटे कंकड़ रूपी जो गंदगी थी वो ऊपर ही इकट्ठी रह गई। ध्यान से चालनी का अवलोकन करने पर आप क्या देखेंगे, क्या चालनी के सभी छिद्र एक ही आकार के हैं? यदि चालनी में छिद्र पदार्थों से बड़े हो जाएं तो क्या छालनी प्रक्रिया काम करेगी? तो आप सोचें इनके बारे में। चालनी से गुजरने वाले कणों और चालनी पर रहने वाले कणों के आकार में क्या अंतर होता है? अब आते हैं कंक्लूजन। जब दो या दो से अधिक ठोसों के मिश्रण के अवयवों के कणों के आकार भिन्न होते हैं तब चालन की विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो सफाई वाला हमारा अनाज है या फिर आटा निकला है इसमें, तो क्या हुआ, जो आटा है वो बारीक है वो नीचे आ गया, जो मोटा वाला भाग है गंदगी वाला वो ऊपर ही रह गया। इसी विधि का उपयोग अनाज मंडी जो होती हैं बड़ी बड़ी, उन अनाज मंडियों में से अनाज यानी कि जो मोटा अनाज होता है, गेहूं, दाल, इस तरह के जो अनाज होते हैं उन्हें साफ करने के लिए भी किया जाता है और गंदगी ऊपर चलनी में वहां पर इकट्ठी रह जाती है। अहमदाबाद पहुंच गए वो। तो अहमदाबाद पहुंचने पर वे घनश्याम भाई के साथ साबरमती आश्रम जाते हैं जहां वे नमक सत्याग्रह यानी दांडी यात्रा के बारे में जानते हैं। तो आपके सामने ये चित्र है, इसके माध्यम से आप साबरमती आश्रम के बारे में जान सकते हैं। क्यों प्रसिद्ध है, महात्मा गांधी द्वारा वहां बनाया गया था वो। और एक दांडी यात्रा है। दांडी यात्रा जो है, दांडी यात्रा नमक के लिए निकाली गई थी, जिससे कि सभी भारतीय जो हैं, आजादी से पहले की बात है, गांधी जी के नेतृत्व में थी ये, जिससे कि सभी भारतीय स्वयं निर्मित यानी अपने देश का ही नमक खाएं, अंग्रेजों का नमक ना खाएं। मल्ली पूछता है, नमक कहाँ से प्राप्त होता है? घनश्याम भाई कहते हैं, समुद्र जल से। तो समुद्री जल पानी में घुले विभिन्न लवणों और अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। यानी समुद्री जल में क्या होते हैं, बहुत सारे लवण होते हैं और अन्य पदार्थ भी होते हैं जो मिश्रित होते हैं। नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र का जल उथले गड्ढों में भर लिया जाता है, जो आपके सामने चित्र है। क्या हुआ उसके बाद में, जहां यह धूप और हवा के संपर्क में रहता है और जैसे ही धूप और हवा लगेगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, जिससे कि क्या होगा, जल पूरी तरह से वाष्पित हो जाएगा और उड़ जाएगा और ठोस नमक शेष रह जाता है। फिर लवण के इस मिश्रण को क्या कर लिया जाता है, शोधित कर लिया जाता है, यानी साफ कर लिया जाता है। और साफ करने के बाद में साधारण नमक आपके जो खाने योग्य होता है वो प्राप्त कर लिया जाता है। भारत में उन जलाशयों के विषय में पता लगाएं जिसमें साधारण नमक पाया जाता है। इसका एक स्रोत राजस्थान में सांभर झील भी है। तो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आप इसका पता लगाएं। आप कितना इनोवेटिव हैं, कितना क्रिएटिव हैं, देखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दे सकते हैं। हम स्वयं क्रियाकलाप करके पता लगाएं कि नमक के विलयन से नमक को कैसे अलग कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एक कटोरी या कोई भी पात्र यानी बर्तन ले लें, उसे जल से आधा भर लें। जब 2 या
उसमें क्या करें, 2 से 3 चम्मच नमक डाल लिया, तब तक हिलाते रहें जब तक वह घुल कर विलयन ना बना ले, यानी नमक और पानी एक जगह मिक्स हो जाएंगे। एक काले या गहरे रंग का मोटा कागज का टुकड़ा लें, उस पर नमक के इस विलयन की कुछ बूंदें डाल लें। ठीक है, डाल ली। आप इस नमक के विलयन से कागज पर अपने पसंद की कोई कलाकृति भी बना सकते हैं, कुछ क्रिएटिव हो गया। इसे सूखने दें और जब ये सूख जाए तो अब उसके बाद में अवलोकन करें। सूखने से पहले तो ये था आपके सामने, सूखने के बाद में ये बन गया, और कलाकृति अगर आपने कोई बनाई है तो ये कलाकृति सी भी आपके सामने आ सकती है। तो आप इससे क्या समझे? तो आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपने क्रियाकलाप किया है तो क्या आपको कागज पर कुछ धब्बे दिखाई देते हैं सूखने के बाद? आपको क्या लगता है कागज पर क्या बचा है? कागज छूकर आप नमक की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि पानी जो था वो उड़ चुका है, उसके बाद में जो शेष है उस पर नमक ही है। पानी कहाँ लुप्त हो गया? जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा हमने पिछला चैप्टर पढ़ा है, वहां पर आपने देखा होगा कि पानी वाष्पित होकर क्या हो जाता है? उड़ जाता है। समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली आयुर्वेद में उपचार के लिए जड़ी बूटियों या पौधों के भागों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। प्राय इन सामग्रियों जैसे विभिन्न औषधीय पौधों की जड़ों, पत्तियों, फूलों या बीजों को छाया में सुखाते हैं। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त जल का क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है, जो एक्स्ट्रा जल होता है, जिससे क्या होता है? औषधि का महत्वपूर्ण भाग जो काम की चीज है दवाई में, वो शेष रह जाता है और हमारे उपयोग के लिए काम आ जाता है। आगे है एक और क्रियाकलाप, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी टीचर हैं आपके, उनकी हेल्प से कर सकते हैं। एक चीनी मिट्टी की डिश में कुछ नमक का विलयन ले सकते हैं। आपके सामने ये चीनी मिट्टी का बर्तन है, इसमें क्या ले लिया? नमक मिलाकर कोई विलयन बना लिया। यदि चीनी मिट्टी की डिश उपलब्ध नहीं है आपके पास तो कोई और अन्य पात्र भी उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले चीनी मिट्टी की डिश है, इस किसके ऊपर रखी है? तार की एक जाली है, प्रयोगशाला में मिलता है सारा। इसके नीचे स्प्रिट लैंप है जो जली हुई है। आप क्या देखेंगे? इसे गर्म करने लगे, गर्म करें, जल उबलकर उड़ जाने दें। आपके सामने जल को जब गर्म किया जाता है तो वो भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है। अब क्या हो जाता है? चीनी मिट्टी की डिश जो है अब उसे ठंडा होने दें। आप क्या देखते हैं? जो बर्तन था उसमें कुछ बचा है? क्या आपको वापस नमक प्राप्त हुआ? आप देखेंगे कि जो चीनी मिट्टी का बर्तन था उसमें नमक की उपस्थिति को अपनी उंगलियों से रगड़, यानी जब ये ठंडी हो जाए चीनी मिट्टी की जो बर्तन है, इसमें आप अपनी उंगलियों को घुमाएंगे, ध्यान रखें ठंडा होने पर, तो घुमाने पर आप महसूस करेंगे कि उसमें नमक का सा फील आ रहा है, यानी कि ये क्या था? नमक ही था। अब मल्ली कह रहे हैं क्या कोई ऐसी विधि है जिससे मैं नमक और पानी दोनों प्राप्त कर सकूं? अब समय आ गया है कि वे दक्षिण भारत के पुडुचेरी में रहने वाले अपने दादाजी और दादी जी से मिलने जाएं। मल्ली और वल्ली अपने पुराने पड़ोसी मित्र बालन से मिलने के लिए भी उत्साहित हैं, क्योंकि उनके दादी जी वहीं रहते हैं और उनका मित्र भी वहीं पर है। पुडुचेरी पहुंचने के बाद वे पुराने समय की सारी बातें याद करने लगते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि शाम कब हो गई और दादी जी की चाय का भी समय हो गया है। तो दादाजी कहते हैं मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। बच्चे कहते हैं हम भी आपकी सहायता करेंगे। चाय बनाते समय दादाजी ने 1 कप चाय बनाने के तरीकों के बारे में कुछ सुझाव दिए। चाय बनाने के बाद आप चाय की पत्तियों को कैसे अलग करते हैं? बालन ने पूछा। दादाजी कह रहे हैं स्पष्ट है, चालनी के द्वारा। आप जानते होंगे जब चाय की पत्ती डालते हैं चाय में और जब पीने योग्य हो जाती है वो उबलने के बाद में जब उसे बर्तन में पलटते हैं तो चलनी के माध्यम से क्या करते हैं? उस चाय की पत्ती को पृथक कर लिया जाता है और हमारे लिए लिक्विड फॉर्म में चाय पीने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसी को ध्यान में देख रखते हुए बालन ने पूछा था कि जो चाय की पत्ती है इसे कैसे निकालेंगे आप? दादाजी ने कहा चालनी से निकालेंगे। अगर हमारे पास चालनी नहीं भी है तो हम अधिकांश चाय की पत्तियों को अलग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? बल्ली ने पूछा। दादाजी कह रहे हैं चाय वाले बर्तन को कुछ समय के लिए ऐसा ही रखा छोड़ दें, फिर धीरे धीरे क्या करें? चाय को कप में उड़ेलें। वल्ली ने कहा अरे हाँ, तब चाय की पत्तियां नीचे रह जाएंगी, यानी भारी भारी जो चाय की पत्ती होगी वो नीचे रह जाएगी और ऊपर जो बर्तन में लिक्विड भरा हुआ है, चाय भरी हुई है, वो आसानी से ऊपर आ जाएगी।
वल्ली ने कहा, अरे हाँ, तब चाय की पत्तियां तो नीचे ही रह जाएंगी। ठोस और द्रव के मिश्रण में भरी भारी जो अवयव होते हैं वो नीचे बैठ जाता है, और इस प्रक्रिया को आपने क्या सीखा, अवसादन या सेडिमेंटेशन भी कहते हैं। जब बर्तन को तिरछा कर जल यानी द्रव्य को हटाया जाता है तो ये प्रक्रिया निस्तारण डिकेंटेशन कहलाती है। हमारे आसपास की सामग्री नामक एक अध्याय है, उसमें आपने पढ़ा है कि तेल जल में मिश्रित नहीं होता और कुछ समय तक बिना हिलाए रखने पर एक अलग परत बना लेता है। तेल और जल को पृथक करने के लिए इस विधि का आप उपयोग करेंगे, तो आप बताएं इसके लिए। दादाजी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे मुंह में चाय की पत्तियां आ सकती हैं, क्योंकि निस्तारण की प्रक्रिया से पूरी तरह चाय की पत्तियां अलग नहीं हो सकती हैं। तो बालन कह रहे हैं, अच्छा, इसका अर्थ है कि इसको अलग करने के लिए यह उपयुक्त विधि नहीं है। दादाजी ने कहा, बिल्कुल सही, तुम ठीक कह रहे हो बच्चों। अब चाय तैयार है। मल्ली ताक से चाय की चालनी उठाता है और अपने दादाजी को देता है। एक स्थान है वहां पर ताक। दादाजी कह रहे हैं, आइए अब मैं चाय को इस चालनी से छानता हूं। अब चालनी से छान रहे हैं तो तुम देख सकते हो कि सारी चाय की पत्तियां चालनी में रह जाती हैं। चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निस्यंदन, या इंग्लिश में कहते हैं फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर करना इसे कहेंगे। बालन मल्ली से पूछता है, क्या वह मटमैले जल के निस्यंदन के लिए चाय की चालनी का उपयोग कर सकता है। यानी मटमैला जल है जिसमें मिट्टी सी लगी भरी होती है, मिक्स होती है, तो आओ क्यों ना हम स्वयं करके इसका पता लगाएं। दादाजी कह रहे हैं, साथ ही मटमैले जल को कपड़े के एक छोटे टुकड़े से भी छानने का प्रयास कीजिए और अंतर देखिए। मल्ली ने कहा, हमें कपड़े का टुकड़ा क्यों उपयोग करना चाहिए। दादाजी ने जवाब दिया, कपड़े के टुकड़े की बुनाई में धागों के बीच छोटे छोटे रंध्र या छिद्र होते हैं, बहुत महीन। कपड़े जो होते हैं, कपड़ों के इन छिद्रों का उपयोग छानने के लिए किया जा सकता है। प्राचीन काल में भी लोगों ने इसी पद्धति को अपनाया था। यदि जल बार बार छानने के बाद भी क्या हो, गंदा है, तो अशुद्धियां फिल्टर पत्र का उपयोग करके अलग की जा सकती हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र या छिद्र होते हैं। यानी कपड़े से भी ज्यादा बारीक महीन रंध्र होते हैं किसमें, फिल्टर पेपर में। फिल्टर पत्र ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, बहुत ही बारीक महीन छिद्र होते हैं। आगे क्रियाकलाप है, आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। फिल्टर पत्र को मोड़ना एक सिखाया गया है। इसमें शंकु तैयार हो रहा है। सबसे पहले आपके सामने फिल्टर पत्र है, एक तह कर दी आपने, आधा आधा हो गया। दो तह कर दी, फिर उसके बाद में इसकी शेप ये हो गई। अब ये शंकु यानी कोन की शेप में हो गया। तो आप कोन बनाना सीख गए बातों ही बातों में। अब क्या करें, इसे एक शंकु के आकार की फ्लास्क पर रखी कीप, आपने देखा कीप है, कीप के ऊपर इसे रख दिया। इसमें मटमैला पानी जो था, मिट्टी मिला हुआ, वो पानी डालना शुरू कर दिया। आपने देखा मटमैला पानी डाल दिया। त्रिपाद्र स्टैंड यानी 3 पैर हैं इसमें, ऐसा स्टैंड लगा दिया है। इसमें नीचे एक शंकु के आकार का फ्लास्क है। तो क्या होगा, जब पानी को फिल्टर पेपर के माध्यम से नीचे डालेंगे तो पानी शुद्ध होकर नीचे निकलने लगेगा। आपने क्या देखा, आपसे पूछ रहे हैं, क्या मिट्टी के कण फिल्टर पत्र से होकर निकल जाते हैं। कीप से निकलने वाला जल शंक्वाकार फ्लास्क में क्या होगा, एकत्रित हो जाएगा, यानी इकट्ठा हो जाएगा। नीचे जो फ्लास्क लगा हुआ है, आपको फिल्टर पत्र पर अवशेष के रूप में मिट्टी और शंक्वाकार फ्लास्क में निस्यंद के रूप में स्वच्छ जल मिलेगा। तो नीचे वाले फ्लास्क में क्या मिला, जल मिला, और ऊपर जो हमने फिल्टर पत्र लगाया था उसमें क्या रह गया, मिट्टी मिट्टी शेष रह गई। तो फिल्टर पत्र के बारे में, फिल्टर पत्र के अतिरिक्त कपास, चारकोल, रेत इत्यादि अनेक सामग्रियों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। निस्यंदक का चुनाव पृथक करने की जाने वाली सामग्रियों के कणों के आकार पर भी निर्भर करता है। कणों का आकार छोटा है, बड़ा है, कैसा है। एक और क्रियाकलाप है आगे। वल्ली अपनी दादी जी के साथ प्रकृति की सैर पर जाती है, जैसे मॉर्निंग वॉक होती है, आसपास में पेड़ वेड़ जहाँ लगे होते हैं, घूमने की जगह है, तो जाती है और एक तालाब से थोड़ा जल इकट्ठा कर लेती है, अपने पास एकत्रित करती है। उसे जल में कुछ अवांछित पदार्थ दिखाई देते हैं, यानी
जो नहीं होने चाहिए वो अवांछित पदार्थ कहलाते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। कम लागत की सामग्रियों का उपयोग करके जल के निस्यंदन के लिए एक कार्यकारी मॉडल की योजना बनाएं और इसका निर्माण करें। आपके लिए है ये। कैसे कर सकते हैं आप जल को शुद्ध? टी बैग यानी चाय की पत्ती की एक थैली होती है, पहले रेशम जैसे मुलायम कपड़े से बनाई जाती थी, क्योंकि ये चाय की पत्ती को रोक लेती थी और जल इनके आर पार निकल सकता था। रेशम मजबूत होने के कारण गर्म जल के संपर्क में आने पर फटता नहीं है। बाद में लोग जाली या मलमल के कपड़े का भी उपयोग करने लगे। अंततः उन्होंने उसके बाद में फिल्टर पत्र का उपयोग करना आरंभ किया, जिससे अधिकांश जो टी बैग हैं आजकल बनाए जाते हैं। चाय की पत्ती यानी कि बर्तन में नहीं घुलती है जब हम चाय की पत्ती को पीने के लिए कप वगैरह में डालते हैं। आपके सामने एक चित्र है, आप पहले चित्र को देख लो। नाव में जा रहे हैं सभी लोग और क्या कर रहे हैं, जाल में मछलियां पकड़ रहे हैं, लेकिन मछली के साथ साथ कुछ और भी सामान आ चुका है उनके जाल में। मल्ली और बल्ली अपने दादाजी और उनके मित्र ओटुक्कम के साथ पास की नदी में नौका विहार के लिए जाते हैं और ओटुक्कम एक मछुआरे हैं। जैसे ही वे मछली पकड़ने का जाल डालते हैं तो पानी जाल से बाहर बह जाता है। वल्ली को पहले सीखी हुई निस्यंदन की विधि का स्मरण हो गया, याद आ गई, और वह समझती है कि मछली पकड़ने की यह विधि बहुत कुछ उसी के समान है। मल्ली जाल में फंसी मछलियों के साथ प्लास्टिक की थैलियां, टूटी बोतलें, खाद्य सामग्रियों के पैकेट और बड़ी मछली के मुंह में फंसी प्लास्टिक की नली देखकर अचंभित हो जाती है, स्तब्ध हो जाता है ये मल्ली। अब महासागरों में क्या समझे इसका मतलब, लोग क्या होते हैं, इन सारी गंदगियों को डाल देते हैं, जिससे कि महासागर का जल दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रहा है और उसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए भी क्या है, खतरा हो रहा है और वो विलुप्त होने की कगार पर भी हैं। तो इसलिए महासागरों में कभी भी या कोई भी जल का स्रोत है उसमें कभी भी क्या ना मिलाएं, गंदगी ना डालें किसी तरह की भी। आइए नदी और महासागरों में प्रदूषण के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कविता की रचना करें। कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, इसी में ही आप इन्हें पढ़ेंगे और उसके बाद में अपनी तरफ से भी एक कविता बना सकते हैं। क्या है पंक्तियां? समुद्र में तैरती थी छोटी मछली कोयलास, नन्ही सी प्यारी सी थी वो सबकी खास। एक दिन प्लास्टिक का बड़ा टुकड़ा बहता हुआ आया, गर्दन कोयलास की फंस गई, दर्द ने उसे तड़पाया। मम्मी मछली रोए और पापा पुकारे कोयलास, पर धीरे धीरे बंद हो गई उसकी आंखें आज। प्रदूषण से भरे महासागर, मछलियां दम तोड़ रही, हमारे गलत कार्यों के कारण अब नन्ही कोयलास नहीं रही। जल है जीवन का आधार, प्रदूषण से ना करो इसे बेकार, इसको बचाना है सबकी जिम्मेदारी, यही तो है सबसे बड़ी समझदारी। अपने अभिभावकों यानी माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची के साथ आप चर्चा भी करें। आपके घर में कटोरे में रखा हुआ दूध फट गया है, अपने अभिभावकों के साथ चर्चा करें कि आप इसे किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं फटे हुए दूध को। इस प्रक्रिया में आप पृथक्करण की किस विधि का उपयोग करेंगे। आपको हिंट दे दूं, अगर दूध इस तरह से फट जाता है तो क्या करते हैं, उसे पनीर में कन्वर्ट करा लेते हैं और वो खाने योग्य मिल जाता है हमें। तो आप घर पर चर्चा करके पता करें कि कैसे पनीर को बनाते हैं। फिर अब आते हैं आगे। मल्ली और वल्ली अपने दादा और दादी जी का आशीर्वाद लेते हैं और बालन को शुभकामनाएं देकर मध्य प्रदेश के नगर भोपाल की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रेलगाड़ी जब भोपाल पहुंचती है उस समय तीव्र धूप के कारण गर्मी बढ़ रही है। वे मौसी के घर की ओर जाते समय एक ढाबे में छाछ पीते हैं। मल्ली ढाबे की दीवार पर लटकी बड़ी सी पेंटिंग के बारे में दुकानदार से पूछता है। दुकानदार बताता है कि इस चित्र में घरों में एक बड़ी मथनी से दही मथकर मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। ये चित्र है, आप देख रहे होंगे, जिसे क्या कहते हैं, मथना कहते हैं। इस प्रक्रिया में हल्का होने के कारण मक्खन क्या होता है, ऊपर तैर कर आ जाता है और जो छाछ होती है वो नीचे रह जाती है।
क्या आप रसोई घर में पाए जाने वाले एक उपकरण का नाम बता सकते हैं जो बिजली से चलता है और छाछ तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ये मल्ली का सवाल है। मौसी के घर पर उनका प्रवास आनंदमय रहा और वे घर लौटने पर अपनी सभी यादें जो हैं अपने मित्रों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक हैं। अब उनका अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव मेघालय की राजधानी शिलांग पहुंचने का समय आ गया है। शिलांग में अपनी बुआ के घर पहुंचते ही वे एक बढ़ई को लकड़ी का द्वार बनाते देखते हैं। काम करते समय उससे अचानक कुछ लोहे की कीलें लकड़ी के बुरादे में गिर जाती हैं। किससे? बढ़ई से। आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, ये बढ़ई है और लकड़ी के बुरादे में क्या गिर गई? लोहे की कीलें गिर गई और मल्ली और बल्ली आपके सामने खड़े हुए हैं। अब आते हैं बढ़ई से लोहे की कीलों। बढ़ई क्या है? हाथ से लोहे की कीलों को निकालने लगता है। बच्चे बढ़ई से रुकने के लिए कहते हैं। वे अपनी बुआ से चुंबक लेते हैं। वे बढ़ई से कहते हैं कि इस चुंबक को लकड़ी के बुरादे पर घुमाइए। सारी कीलें चुंबक से आकर्षित होकर क्या होंगी? उस पर चिपक जाएंगी। बढ़ई ने पृथक्करण की इस विधि का उपयोग किया। चुंबकों को जाने अध्याय का स्मरण करें। आप देखेंगे चुंबक के गुणों में क्या होता था कि वो लोहे की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी, चिपका लेती थी। वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहा चुंबकीय पदार्थ का एक सामान्य उदाहरण है। चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को पृथक करने की जो विधि है वो चुंबकीय पृथक्करण कहलाती है। यानी उसी विधि को चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। क्योंकि लकड़ी का बुरादा था तो लोहे से आकर्षित नहीं हो सकता, लेकिन लोहा जो है जिसकी कीलें हैं वो चुंबक से आकर्षित होगा, तो लकड़ी के बुरादे से लोहा आसानी से निकालकर बाहर ले लिया गया। आजकल पुनर्चक्रणकर्ता यानी रिसाइकलर अपशिष्ट के ढेर से लोहे की वस्तुओं को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। अपशिष्ट मतलब बचे हुए पदार्थ जो होते हैं, लोहे का जो कतरन वगैरह होती है। कई उद्योगों के अपशिष्ट में प्राय अनुपयोगी लोहे की कतरन यानी स्क्रैप आयरन होती हैं। इसे क्रेन में लगे चुंबक का उपयोग करके अपशिष्ट सामग्री के ढेर से क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। अनुपयोगी लोहे की कतरनों का पुनर्चक्रण यानी फिर से रिसाइकिल कर लिया जाता है। फिर से उसे भट्टियों में गर्म वगैरह करके उन्हें नई शेप, नए आकार में बदल लिया जाता है और फिर से इस्तेमाल लायक बना लिया जाता है। मल्ली और बल्ली की छुट्टियां आनंद में रहीं। उनकी यह मनोरंजक भारत की यात्रा उनकी स्मृतियों में यानी उनके दिमाग में हमेशा के लिए स्थायी रूप से परमानेंटली फिक्स हो गई। उन्होंने न केवल भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जानने का आनंद लिया बल्कि पदार्थों को पृथक करने की बहुत सारी विधियों का भी ज्ञान प्राप्त किया। अब आपके सामने खेल खेल में सीखने की चीज है। तो दालों से छोटे कंकड़ अलग करने की, दही मत कर मक्खन प्राप्त करना, पर्ची निकालनी है और खेलना है। कैसे कैसे जिस पर जो पर्ची आएगी वो उन्हें निकालने की विधि अपने तरीके से लगाएगा और देखते हैं कि आप इस चैप्टर में कितना सीख पाए। इसके बाद में जो प्रमुख शब्द इस चैप्टर में इस्तेमाल हुए हैं वो आपके सामने है। सारांश में एक बार पढ़ लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हस्तचयन यानी हाथ से चुनने की प्रक्रिया का उपयोग मिश्रण में से ठोस पदार्थों को उनके आमाप, रंग और आकृति के आधार पर पृथक करने के लिए किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें अनाज के फूलों को पीटकर उनमें से अनाज पृथक किया जाता है थ्रेशिंग कहलाती है। बहती हवा या पवन का उपयोग करके हल्के भूसे को भारी अनाज से पृथक करने की विधि ओसाई या विनोइंग कहलाती है, जिसमें किसान कर रहा था, आपको याद होगा, सूप के माध्यम से। एक चालनी का उपयोग करके कणों के आमाप में भिन्नताओं के आधार पर मिश्रण से ठोस पदार्थों की जो प्रक्रिया है अलग करने की वो छानना कहलाती है। आमाप मीन्स आकार होता है एक तरह से। वाष्पीकरण या वाष्पन क्या है? जिसमें एक द्रव अपने वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसका प्रयोग एक द्रव में ठोस जो घुले हुए ठोस हैं उसको अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए किया जा सकता है। आगे है किसी द्रव के तल पर भारी अघुलनशील अवयव के जमा हो जाने की प्रक्रिया अवसादन यानी सेडिमेंटेशन कहलाती है। जब बर्तन को तिरछा कर द्रव को निकाल दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तारण या डिकेंटेशन कहते हैं। निस्यंदन क्या है? फिल्ट्रेशन का उपयोग करके अघुलनशील ठोस अवयवों को द्रव से पृथक करने की जो विधि है उसके लिए किया जाता है।
मथनी का उपयोग दही से मक्खन निकालने के लिए किया जाता है। चुंबक का उपयोग चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों का पृथक्करण करने की प्रक्रिया चुंबकीय पृथक्करण कहलाती है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपके लिए बहुत कुछ खेलने या करने के लिए भी है। आपने जो इस चैप्टर से समझा, इन प्रश्न के उत्तर दे करके उसे देखेंगे कि आप कितना समझ पाए। और इसी के साथ मैं विपिन शर्मा, मिलते हैं नई वीडियो में नए अध्याय के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहें, मस्त रहें।